हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज सेंटर स्टेट रिलेशन और इसको कम्प्लीटली कवर करते हैं। ठीक है, तो फेडरल डायनामिक्स को समझते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में देखें तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज अ फेडरल स्ट्रक्चर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या फॉलो करता है? फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अगर हम कह रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर तो इसका मतलब है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो है सेंटर और स्टेट के बीच बटा हुआ है। ठीक है, क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड है। ठीक है, हाउएवर जुडिशियल पावर इज नॉट डिवाइडेड, लेकिन जुडिशियल पावर डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, इंडिया के पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी ही है जो कि एडजुडिकेट करता है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को एडजुडिकेट करता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें कि फेडरल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर सेंटर और स्टेट के बीच अलग है, लेकिन जुडिशियल पावर डिवाइडेड नहीं है। हमारे पास क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इस बात को याद रखना है, जो कि एडजुडिकेट करता है सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों पे। देन अब देखते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ठीक है, ये पार्ट 9 में है। ठीक है, सॉरी पार्ट 11 में है, आर्टिकल 245 से 255 में है। तो यहाँ पे देखते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेशन, इसका क्या मतलब है समझते हैं। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कि पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के किसी पार्ट के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। देन स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है ओनली फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट, तो स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ स्टेट के लिए ही लॉ बनाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है, ठीक है, ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ही लेजिस्लेट करेगी फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी अब्रॉड। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन्स के लिए और जो भी उनकी प्रॉपर्टी अब्रॉड है उनके लिए लेजिस्लेशन कौन करेगा? पार्लियामेंट। मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के पास ही है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास सबसे पहले तो ये पावर है कि पूरे इंडिया में या किसी पार्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और स्टेट सिर्फ अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में ही। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस है कुछ, इसको समझते हैं। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? प्रेसिडेंशियल पावर को देखते हैं। कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? रेगुलेशन जो है बना सकते हैं पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप में, दादर एंड नागर हवेली में, दमन एंड दीव में, लद्दाख में। ठीक है, और ये रेगुलेशन जो भी बनाया जाएगा इसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है। ये आर्टिकल 240 में है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने के लिए मिला कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है। किसके लिए? पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, दमन एंड दीव, लद्दाख के लिए। ठीक है, देन अब देखते हैं, ये हमने प्रेसिडेंट का पावर देखा। अब देखते हैं गवर्नर्स के पास क्या पावर है। तो शेड्यूल 5, ठीक है, शेड्यूल 5 में आर्टिकल 244 क्लॉज 1, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कैन डायरेक्ट दैट अ पार्लियामेंट्री एक्ट डज नॉट अप्लाई और अप्लाइज विथ मॉडिफिकेशन टू द शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट। तो ये शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड ये चीज़ आपको याद रखना है कि शेड्यूल्ड, ठीक है, शेड्यूल 5 में जो भी एरिया है मेंशन है, शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड पार्लियामेंट्री एक्ट अप्लाई होगा या नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, कि मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें का पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। ये याद रखना है, शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा? गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट रहेगा और हमें लगेगा कि ये सही है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है कि पार्लियामेंट्री एक्ट अप्लाई होगा या नहीं, ये गवर्नर के पास ये पावर है। ठीक है, ये चीज कौन डायरेक्ट करेगा? गवर्नर डायरेक्ट करेगा दैट अ पार्लियामेंट्री एक्ट डज नॉट अप्लाई और अप्लाइज विद मॉडिफिकेशन टू शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट। ठीक है, अब कुछ स्पेशल पावर है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के केस में। अब ये स्पेशल पावर क्या है समझते हैं। तो गवर्नर ऑफ असम एंड प्रेसिडेंट हैव द पावर टू रेगुलेट ट्राइबल एरियाज। तो जो गवर्नर है असम के, ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास, तो गवर्नर ऑफ असम के पास कुछ स्पेशल पावर है, आपको याद रखना। और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ये रेगुलेट कर सकते हैं ट्राइबल एरियाज इन दीज स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के अंदर। और ये शेड्यूल 6 की बात हो रही है। शेड्यूल 6 में, ठीक है, ये आता है। ठीक है, ATM आप इसको याद रख सकते हैं, याद करने के लिए। ठीक है, निमोनिक कि असम, ठीक है, टी से त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो ये जो 4 जगह है, ठीक है, तो इसमें किसके पास पावर है? गवर्नर ऑफ
असम एंड प्रेसिडेंट के पास पावर है कि रेगुलेट किया जा सकता है ट्राइबल एरियाज को इन दीज स्टेट्स, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल से रिलेटेड पावर गवर्नर के पास है और 6th शेड्यूल से रिलेटेड पावर किसके पास हुआ, तो जो है गवर्नर ऑफ असम के पास और प्रेसिडेंट के पास। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। देन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। तो यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट है, ठीक है, और पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है इसमें लेजिस्लेट करने का। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो स्टेट में जो है एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही है, ठीक है। ये बात क्यों कहा जा रहा है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अगर इमरजेंसी लग गया तो केस अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली आपको ये याद रखना है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जो है लेजिस्लेट कर सकते हैं। और जो रेसिडुअरी पावर है ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है ओवर सब्जेक्ट्स नॉट मेंशन्ड इन एनी लिस्ट इंक्लूडिंग टैक्सेशन ऑन सच सब्जेक्ट। तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि जो मेंशन नहीं है किसी भी और लिस्ट में, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्सेशन ऑन सच सब्जेक्ट, तो पार्लियामेंट के पास ही उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अथॉरिटी है। एक तो जो मेंशन है वो तो है ही कि ठीक है ये इसके लेजिस्लेशन में आता है, और जो मेंशन नहीं है मतलब रेसिडुअरी पावर की बात की जा रही है। रेसिडुअरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है सब्जेक्ट्स के ऊपर, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है, ठीक है। देन अब देखते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है स्टेट के फील्ड में आके कब लेजिस्लेट करेगी। तो समझते हैं, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन है लेजिस्लेशन के लिए। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर्स फॉर यूनियन टेरिटरी। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि यूनियन टेरिटरीज के केस में पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट के मैटर पे, ठीक है। सपोज कि ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी उस पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है अगर वहाँ यूनियन टेरिटरीज की बात है। तो सबसे पहला पॉइंट। देन 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से क्या कहा गया, ये गवर्न करता है जीएसटी के बारे में। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके बारे में है, जीएसटी के बारे में है। और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में। किसमें, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। जब इंटर स्टेट आ जाता है ना, इंट्रा का मतलब क्या हुआ, अगर इंट्रा कह रहे हैं तो इंट्रा का मतलब हो गया विद इन स्टेट, ठीक है, कि स्टेट के अंदर कुछ चीज़ होगा तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। लेकिन जब इंटर आ गया मतलब दो स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे पावर किसके पास रहेगा, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर रहेगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की बात होगी तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। देन लॉ प्रेसिडेंस अगर देखें तो यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा और कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा, ठीक है। स्टेट लॉ में प्रिवेल ओवर सेंट्रल लॉ, ठीक है। ऑन ए कंकरेंट लिस्ट इफ सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट इफ प्रेसिडेंशियल एसेंट इज ऑब्टेन्ड। अब एक चीज़ समझना, हमने पहला क्या समझा कि यूनियन लिस्ट का या किसी एक सब्जेक्ट पे सपोज अगर यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, तो ये बात याद रखना है कि यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगा अगर कंकरेंट लिस्ट से, ठीक है। देन कंकरेंट लिस्ट प्रिवेल करेगा स्टेट लिस्ट के ऊपर ही, ये बात आपको हमेशा हायरार्की याद रखना है। देन स्टेट लॉ कब प्रिवेल करेगा, सेंट्रल लॉ के ऊपर, ठीक है, ऑन ए कंकरेंट लिस्ट। जैसे अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि अब ये कंकरेंट लिस्ट है तो यहाँ पे पावर जो है स्टेट के पास भी है और सेंटर के पास भी है कि ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, दोनों लॉ बना सकते हैं। तो स्टेट लॉ कब प्रिवेल करेगा, ऑब्वियसली कंकरेंट लिस्ट पे, तो यहाँ पे जो कंकरेंट लिस्ट पे भी सेंट्रल ही प्रिवेल करेगा, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जो है स्टेट लॉ कब प्रिवेल करेगा सेंट्रल लॉ के ऊपर, तब प्रिवेल करेगा अगर पहले ही उस स्टेट ने क्या किया है, इफ प्रेसिडेंशियल एसेंट इज ऑब्टेन्ड, पहले ही उस चीज़ के ऊपर प्रेसिडेंशियल एसेंट ले लिया गया है स्टेट के द्वारा। देन सेंटर का लॉ अगर बाद में भी बनता है तो भी स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे right of the government to impose taxes fees is provided in entry 82 of union list of 7th schedule of the constitution. This means that parliament has exclusive power to make laws on this subject, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए है कि अगर जैसे कि इम्पोज टैक्सेस ये अगर एंट्री
82 ऑफ यूनियन लिस्ट में है, तो इसमें लॉ कौन बनाएगा? डेफिनेटली पार्लियामेंट बनाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर यूनियन लिस्ट है पार्लियामेंट बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट है तो दोनों बना सकता है, ठीक है, सेंटर भी और स्टेट भी, ठीक है, दोनों बना सकता है। और स्टेट लिस्ट पे स्टेट ही बनाएगा, ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि हम देखेंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सेम लॉ जो है यूनियन लिस्ट में है और कंकरेंट लिस्ट में है तो यूनियन प्रिवेल करेगा, ठीक है, यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगा। और जब हम कंकरेंट और स्टेट की बात कर रहे हैं तो कंकरेंट लिस्ट प्रिवेल करेगा। सिंपल सी ये बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देन अब देखते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला है राज्यसभा रेजोल्यूशन, आर्टिकल 249 के अंदर इसको पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो 249 के अंदर क्या होता है, अगर पास किया जाए इन ए नेशनल इंटरेस्ट विद 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के साथ जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वोट कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए पास किया जाए तो फिर वो लॉ जो है वैलिड रहेगा 1 ईयर के लिए, रिन्यूएबल इनडेफिनेटली। और फिर इसको रिन्यू किया जा सकता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, लेकिन एक साल में एक ही बार जो है इसको रिन्यू किया जाएगा, ठीक है। और ये लॉ सीजेज 6 मंथ आफ्टर रेजोल्यूशन एक्सपायर, ठीक है। और जैसे ही ये रेजोल्यूशन ख़त्म हो गया, ठीक है, देन उसके 6 मंथ के बाद लॉ सीज कर जाएगा। और ये क्या जो है हम देख पा रहे हैं कि ये वैलिड है कितने साल के लिए? 1 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है। और अगर नहीं रिन्यू किया जाएगा तो लॉ सीज कर जाएगा 6 मंथ के बाद, जैसे ही वो रेजोल्यूशन एक्सपायर होगा, जो भी उसमें चीज़ रहेगा कि रेजोल्यूशन के एक्सपायरी के बाद लॉ सीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है नेशनल इंटरेस्ट पे, तभी जो है पार्लियामेंट क्या करेगी, स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझना है। तो ये इसमें सबसे पहला एक चीज़ जो हो गया वो राज्यसभा का रेजोल्यूशन है। तो अगर एग्जाम में फिर से दोबारा आपको देखने मिले, ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना है कि ठीक है राज्यसभा का रेजोल्यूशन है तो कुछ तो यहाँ बात है, ठीक है। देन नेशनल इमरजेंसी के केस में तो आर्टिकल 250, तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट पे इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। तो पार्लियामेंट किसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है? स्टेट लिस्ट पे। और इसमें क्या रहेगा, जीएसटी के ऊपर भी लॉ लैप्स 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी एंड, ठीक है। और जो है ये लॉ लैप्स हो जाएगा 6 महीने बाद जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा। और पार्लियामेंट लॉ जो है प्रिवेल करेगा ओवर कन्फ्लिक्टिंग स्टेट लॉ। अगर स्टेट के में भी उस चीज़ के ऊपर कोई लॉ बना हुआ है तो पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन राज्यसभा रेजोल्यूशन 249, सेकेंड कंडीशन नेशनल इमरजेंसी 250, ठीक है, कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट पे इंक्लूडिंग जीएसटी भी। और जब वो लॉ बन जाएगा, ठीक है, वो लैप्स हो जाएगा 6 मंथ आफ्टर, जैसे इमरजेंसी खत्म हुआ, जितने भी टाइम के लिए इमरजेंसी था, इमरजेंसी जैसे खत्म हुआ लॉ भी लैप्स हो जाएगा और पार्लियामेंट्री लॉ ही प्रिवेल करेगा अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग स्टेट लॉ है तो, ठीक है। दूसरा हमने ये समझा। तीसरा, स्टेट अगर खुद रिक्वेस्ट करे, आर्टिकल 252 कि 2 और मोर स्टेट जो है रिक्वेस्ट कर रही है पार्लियामेंट को, ठीक है, टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर, कि आप हमारे इस स्टेट लिस्ट पे जो है कोई अच्छा सा लॉ बना दीजिए। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट कहे तो लॉ अप्लाइज ओनली टू रिक्वेस्टिंग स्टेट। अब ये नहीं है कि जो सेंटर ने लॉ बनाया तो वो सबके ऊपर अप्लाई होगा क्या, सारे स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा क्या? नहीं, वो सारे स्टेट पे अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ उन्हीं स्टेट पे अप्लाई होगा जिन स्टेट ने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। और बाद बाकी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। देन ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील सच लॉ। अब ये लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो जब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है तो क्या किसी के पास ये पावर रहेगा कि वो अमेंड करेगा और रिपील करेगा इन लॉज को, ठीक है। अमेंड और रिपील का पावर जो है किसके पास रहेगा? पार्लियामेंट के पास ही रहेगा। देन अब देखते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आर्टिकल 253, ठीक है। पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स को लेकर के। तो अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट है और उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है स्टेट में भी, तो उसमें कौन लॉ बनाएगा? तो पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, जैसे जेनेवा कन्वेंशन एक्ट, ठीक है। तो इन इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ये तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट की बात है तो स्टेट तो इसमें करेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेट के पास डेफिनेटली अपने ही एरिया में उनके पास जो है पावर होता है, ठीक है। देन प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, यहाँ पे आपने क्या देखा था? नेशनल इमरजेंसी 250, देन आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल। तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट के लिए प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम पे, ठीक है। तो स्टेट के लिए लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, कब? प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे। और ये लॉ जो है कंटिन्यू रहेगा इवन आफ्टर द रूल एंड
एंड्स, ये रूल ख़त्म भी हो जाए ना तब भी ये लॉ कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इसको रिपील नहीं किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर इसको रिपील ना करे तब तक चलता रहेगा। अब यहाँ आपको एक चीज़ जो है आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये लॉ लैप्स हो जाएगा 6 मंथ के बाद, जैसे इमरजेंसी खत्म होगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है कन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है, आप भूल जाएंगे, तो मे बी इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि नहीं, नेशनल इमरजेंसी के केस में लॉ जो है 6 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट्स रूल के केस में ऐसा नहीं है, लॉ कंटिन्यू करेगा रूल के खत्म होने के बाद, जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रिपील नहीं किया जा सकता, ठीक है। देन सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, तो इसको समझते हैं, ठीक है, कि अब तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ स्टेट लिस्ट में लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है, स्टेट के फील्ड में पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन देखा। अब हम देखते हैं कि सेंटर का कंट्रोल जो है स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर कहाँ कहाँ हो सकता है। तो गवर्नर्स पावर, आर्टिकल 200 एंड 201 में अगर हम देखें तो गवर्नर के पास क्या पावर है, गवर्नर जो है रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है। स्टेट के केस में क्या है, प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है। सम स्टेट लिस्ट बिल्स जैसे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नीड प्रायर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, आर्टिकल 304 में है। तो क्या कहा जा रहा है, गवर्नर के पास क्या पावर है कि वो कोई भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, मतलब कैन रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट के पास फिर एब्सोल्यूट वीटो है उस बिल में, ठीक है। और कुछ ऐसा स्टेट लिस्ट का बिल भी है जैसे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह। अब इसमें तो इसको लेजिस्लेट करने के लिए सबसे पहले तो प्रायर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अगर इस बिल को लाना है तो इस बिल को लाने के लिए सबसे पहले प्रायर जो है प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा। तो ये है गवर्नर का पावर, ठीक है, ये देख पा रहे हैं। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में, आर्टिकल 360 के केस में इस सेंटर जो है डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को टू रिजर्व मनी बिल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंटर जो है डायरेक्ट कर रही है स्टेट को कि मनी बिल को रिजर्व किया जाए और फाइनेंशियल बिल्स को रिजर्व किया जाए प्रेसिडेंट के लिए। ये भी पावर आ जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी में कि सेंटर डायरेक्ट करेगी कि मनी बिल जो है और फाइनेंशियल बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाए, ठीक है। देन गवर्नर्स ऑर्डिनेंसेस, आर्टिकल 213 की कुछ ऑर्डिनेंसेस जो है इसके लिए प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शन जरूरी होता है बिफोर बीइंग प्रोमलगेटेड, ठीक है। तो कुछ ऑर्डिनेंसेस के लिए प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शन जरूरी होता है प्रोमलगेट करने से पहले। तो यहाँ पे हमने जो भी कंडीशन देखा एक देख लेते हैं। एक तो गवर्नर का पावर हुआ आर्टिकल 200 एंड 201 में, ठीक है, ये रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट के पास क्या है, एब्सोल्यूट वीटो है, और कुछ स्टेट बिल को तो पहले ही प्रायर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में सेंटर डायरेक्ट कर सकती है कि ये जो मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, इसको रिजर्व करो प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। देन गवर्नर्स ऑर्डिनेंस में अगर देखें तो कुछ ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है इसको प्रोमलगेट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन हमने देखा। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है। तो ये पार्ट 11 में है, ठीक है। आर्टिकल क्या है, 256 टू 263। क्या है आर्टिकल 256 टू 263। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज मोस्टली को एक्सटेंसिव विथ लेजिस्लेटिव पावर एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक केसेस। तो ये जो एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये मोस्टली को एक्सटेंसिव है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर के साथ ही मिलता जुलता को एक्सटेंसिव ही है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही हमें अलग देखने के लिए मिलता है, तो उसको देखते हैं। देन अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। तो स्टेट्स एग्जीक्यूट लॉज ऑन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट क्या कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है लॉ, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट के, अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और पार्लियामेंट्री लॉ असाइंस दिस पावर टू द सेंटर। तो सपोज कंकरेंट लिस्ट पे कोई लॉ बना हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो स्टेट ही करेगा कंकरेंट लिस्ट को, जब तक कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और पार्लियामेंट्री लॉ जो है असाइन नहीं करता है कि ये वाला चीज़ को एग्जीक्यूट कौन करेगा, सेंटर करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है कि स्टेट जो है स्टेट लिस्ट पे तो स्टेट एग्जीक्यूट करेगा ही, लेकिन कंकरेंट लिस्ट पे भी एग्जीक्यूट कौन करेगा, स्टेट ही करेगा, जब तक कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या पार्लियामेंट्री लॉ ये ना कहे कि ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा
पड़ेगा सेंटर को, ठीक है। देन ये वाला पूछा जा चुका है 2025 में, मिनरल गवर्नेंस इन इंडिया अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। मिनरल गवर्नेंस इन इंडिया इज बाइफर्केटेड, कहा जा रहा है कि मिनरल गवर्नेंस बाइफर्केटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स द स्टेट्यूटरी पावर टू नोटिफाई एंड डिक्लेयर विच मिनरल्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर मिनरल्स। तो कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, स्टेट्यूटरी पावर है कि वो नोटिफाई कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सा मिनरल जो है किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है यूनिकली एम्पावर्ड है टू मेक द ऑपरेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑपरेशनल रूल्स फॉर रेगुलेटिंग माइनिंग ऑपरेशन। और ऑपरेशनल रूल्स के लिए इनके पास पावर है कि ये लॉ बना सकते हैं फॉर ग्रांटिंग कंसेशन सच एज लीजेस और लाइसेंसेस परटेनिंग टू दीज माइनर मिनरल्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन चुका है कि स्टेट और सेंटर, ठीक है, स्टेट और सेंटर किसके पास क्या पावर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, कि सेंटर और स्टेट का क्या ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो आर्टिकल 256 क्या कहता है कि स्टेट मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विथ पार्लियामेंट्स लॉ, कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कंप्लायंस पार्लियामेंट्स लॉ से, ठीक है, पार्लियामेंट्स लॉ के साथ। और सेंटर कैन इशू डायरेक्शन, सेंटर क्या कर सकता है, इशू कर सकता है डायरेक्शन स्टेट को इस पर्पस के लिए। मतलब क्या कहा जा रहा है कि सेंटर स्टेट को जो है कंप्लायंस इंश्योर करना होगा पार्लियामेंट के लॉ के साथ, ठीक है। देन 2 रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, तो 2 रेस्ट्रिक्शन दिया गया है स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर पे। एक, मस्ट कंप्लाई विथ पार्लियामेंट लॉ, ठीक है, पार्लियामेंट के लॉ के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द सेंटर्स एग्जीक्यूटिव पावर, और ये भी कहा गया है कि आपको सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर पे इंटरफेयर नहीं करना है, और जो पार्लियामेंट का लॉ है उसके साथ तो आपको कंप्लाई करना ही है। देन आर्टिकल 365, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल, इफ अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ सेंटर्स डायरेक्शन, प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है आर्टिकल 365 के अंदर कि अगर कोई स्टेट है जो सेंटर के डायरेक्शन के साथ कंप्लाई नहीं कर सकता है, नहीं कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल वहां इंपोज किया जा सकता है आर्टिकल 356 के अंदर। ये कहा जा रहा है आर्टिकल 365 में। तो इसका क्या मतलब है कि स्टेट को कंप्लाई करना पड़ेगा सेंटर के डायरेक्शन के साथ, ठीक है। देन अब देखते हैं सेंटर्स डायरेक्शन टू स्टेट्स। तो ये तो हमने देखा कि अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शन को नहीं मानेगा तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो अब देखते हैं कि आखिर वो क्या सेंटर का डायरेक्शन है जो स्टेट को मानना ही चाहिए। आर्टिकल 257 के अंदर कहा गया है, तो द सेंटर कैन इशू डायरेक्शंस टू स्टेट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, रेलवे प्रोटेक्शन को लेकर के और शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर को लेकर के, और ये सारी चीज़ों को स्टेट को मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं कंप्लाई कर सकते हैं, फेलियर टू कंप्लाई, कोअर्सिव सैंक्शन अंडर आर्टिकल 365 अप्लाइज। तो ये आर्टिकल 365 कह रहा है ना कि अगर स्टेट कंप्लाई नहीं कर पाएगा तो फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज होगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वो कौन से डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शंस है, तो कम्युनिकेशन है, रेलवे प्रोटेक्शन है, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है, और इन सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, रेलवे प्रोटेक्शन, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। देन म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन को म्यूचुअली जो है डेलीगेट किया जा सकता है, एक दूसरे को दिया जा सकता है। तो अब समझते हैं यूनियन टू स्टेट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है डेलीगेट कर सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट्स के साथ विद द एग्रीमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर यूनियन जो है चाहे कि कोई फंक्शन स्टेट को देना है तो वो दे सकते हैं, कैसे, प्रेसिडेंट यहाँ डेलीगेट करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसको, स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट भी करेंगे, ठीक है, देन वो डेलीगेट कर सकते हैं। देन स्टेट टू यूनियन, तो स्टेट जो है यूनियन को कैसे डेलीगेट कर सकता है, तो गवर्नर कैन डेलीगेट स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू यूनियन विथ द कंसेंट ऑफ सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर का कंसेंट लेना पड़ेगा, यहाँ एग्रीमेंट कहा जा रहा है, यहाँ कंसेंट कहा जा रहा है कि अगर स्टेट को यूनियन को देना है तो फिर कंसेंट लेना पड़ेगा सेंटर का, ठीक है। और ये कौन करेगा, गवर्नर कर सकता है डेलीगेट, यूनियन के केस में प्रेसिडेंट कर सकती है डेलीगेट। देन कुछ स्पेशल प्रोविजन है, पार्लियामेंट कैन ऑथोराइज द यूनियन टू डेलीगेट फंक्शंस टू स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट। अब जब यहाँ पार्लियामेंट की बात आ गई, ठीक है, तो पार्लियामेंट ऑथोराइज कर सकता है यूनियन को
कि डेलीगेट करो कुछ फंक्शन, ठीक है, स्टेट को बिना स्टेट के कंसेंट के, तो ये पावर आ गया पार्लियामेंट के पास, ठीक है। पार्लियामेंट ऑथोराइज कर सकता है यूनियन को कि कुछ फंक्शन डेलीगेट करो स्टेट को बिना इसके कंसेंट के। और ये प्रेसिडेंट वाला याद रखना है कि जब यूनियन से स्टेट करना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कर सकते हैं और यहाँ एग्रीमेंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ पे गवर्नर जो है डेलीगेट कर सकते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को, लेकिन सेंटर का कंसेंट चाहिए होगा कि सेंटर को ये चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, फंक्शन ये है। देन पार्लियामेंट के पास तो पावर है ही कि ये ऑथोराइज कर सकते हैं यूनियन को कि डेलीगेट करो स्टेट को ये फंक्शन दो बिना उसके कंसेंट के भी, ठीक है। हाउएवर अ स्टेट कैन नॉट डेलीगेट इट्स एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट कंसेंट, और सेम अगर जब यहाँ स्टेट के पास आए तो फिर स्टेट जो है डेलीगेट नहीं कर सकता है इसका एग्जीक्यूटिव पावर बिना सेंटर के कंसेंट के, ठीक है। मतलब सेंटर तो कर सकती है, स्टेट को दे सकती है अपना पावर, पार्लियामेंट दे सकती है, लेकिन स्टेट जो है नहीं डेलीगेट कर सकता है एग्जीक्यूटिव पावर बिना सेंटर के कंसेंट के। देन नेक्स्ट देखते हैं कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट के बीच का कोऑपरेशन। तो पार्लियामेंट कैन रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर इंटर स्टेट रिवर एंड वैलीज। तो पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है डिस्प्यूट को इंटर स्टेट रिवर्स और वैलीज का। तो हमने कहा था कि पहले भी कि जो है इंटर स्टेट रिवर वैलीज की जब बात आएगी ना, मतलब इंटर स्टेट जब आ जाएगा तो वहाँ पे पार्लियामेंट ही करेगा, ठीक है। इंटर स्टेट मीन्स पार्लियामेंट के पास पावर चला गया, क्योंकि स्टेट की बात होती तो स्टेट कर लेता, लेकिन इंटर स्टेट है देन पार्लियामेंट के पास। प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल को कौन इस्टेब्लिश करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंटरचेंज किया जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए वहाँ पार्लियामेंट कर दिया जाएगा, जहाँ पार्लियामेंट होना चाहिए प्रेसिडेंट कर दिया जाएगा, और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि लगता है ठीक ही तो है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल फॉर मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट के लिए इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जा सकता है आर्टिकल 263। तो इंटर स्टेट रिवर्स एंड वैलीज के लिए आर्टिकल 262 और इंटर स्टेट काउंसिल के लिए आर्टिकल 263, ठीक है। देन पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड नेशन वाइड, ठीक है। तो जो पब्लिक एक्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है सेंटर और स्टेट का, इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए नेशन वाइड, ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों का नेशन वाइड रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। देन पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अथॉरिटी फॉर इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बट नन हैज बीन अपॉइंटेड येट। तो पार्लियामेंट के पास क्या है, अथॉरिटी है, ठीक है, कि अपॉइंट कर सकते हैं इंटर स्टेट जो है पार्लियामेंट के पास क्या अथॉरिटी है कि अपॉइंट कर सकते हैं इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, लेकिन अब तक ऐसा कुछ अपॉइंट किया नहीं गया है। तो यहाँ जैसे इंटर स्टेट की बात आ गई, ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट ही करेगा इन सारी चीज़ों को। देन ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312। तो पार्लियामेंट क्रिएट कर सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज थ्रू अ राज्यसभा रेजोल्यूशन। तो जब भी ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने की बात होगी तो राज्यसभा रेजोल्यूशन के थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जाएगा। देन ऑल इंडिया सर्विसेज इज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय सेंटर एंड स्टेट। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को जॉइंटली कंट्रोल किया जाता है सेंटर और स्टेट के द्वारा, बट अल्टीमेट कंट्रोल रेस्ट्स विद सेंटर। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास रहेगा, ऑल इंडिया सर्विसेज का, सेंटर के पास। और ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कैसे किया जाएगा, राज्यसभा रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट किया जाएगा। देन ब्यूरोक्रेसी मींस परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये इंप्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को और इंश्योर करते हैं कि पॉलिटी कंटिन्यूटी बना रहे डिस्पाइट पॉलिटिकल चेंजेस। मतलब अगर पॉलिटिकल चेंजेस भी है लेकिन ये क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि जिनको हम चुन करके लाते हैं 5 ईयर्स के लिए, तो वो टेम्परेरी हैं। तो उस टाइम पे वैक्यूम जब होता है तो उस टाइम पे कौन इंप्लीमेंट करेगा, पॉलिसी कंटिन्यूटी कौन मेंटेन रखेगा, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही मेंटेन रखेंगे, ठीक है। और इनको सेलेक्ट किया जाता है मेरिट बेस्ड प्रोसेस से, और फोकस किसके ऊपर है, एग्जीक्यूशन के ऊपर, नॉट एक्सपेंडिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये जो है पूछा गया था ब्यूरोक्रेसी के बारे में, तो इस ब्यूरोक्रेसी का फोकस किसके ऊपर है, एग्जीक्यूशन के ऊपर। ये PYQ में आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देन देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। स्टेट PSC का चेयरमैन एंड मेंबर्स, इसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा और रिमूव किया जाएगा सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये समझ में आ रहा है कि पावर किसके पास है, यहाँ पे भी सेंटर के पास, क्योंकि कौन रिमूव कर रहा है, प्रेसिडेंट। तो स्टेट PSC में, ठीक है, चेयरमैन और मेंबर अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर, और
रिमूव कौन कर रहा? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कोऑपरेशन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। एक तो हम यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज में कोऑपरेशन देख रहे हैं कि दोनों मिलके मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर और स्टेट ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? सेंटर के पास है। देन पब्लिक सर्विस कमीशन में हम देख रहे हैं कि चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है, स्टेट पीएससी का, और रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देन जब ज्वाइंट स्टेट पीएससी की बात आएगी तो क्रिएट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए, ठीक है, ज्वाइंट मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए, और अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। पार्लियामेंट क्रिएट करेगी ज्वाइंट स्टेट पीएससी को, और अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। देन यूपीएससी असिस्टेंट, ठीक है, यूपीएससी क्या कर सकता है? कैन असिस्ट स्टेट्स फॉर ज्वाइंट रिक्रूटमेंट। तो ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करने के लिए स्टेट को असिस्ट कर सकता है फॉर पोस्ट विथ स्पेशल क्वालिफिकेशन। तो यूपीएससी का काम क्या है? रिक्रूटमेंट करना, तो स्टेट्स को असिस्ट कर सकता है ज्वाइंट रिक्रूटमेंट के लिए। जब ज्वाइंट रिक्रूटमेंट की बात आएगी, ठीक है, जब स्टेट का खुद का है तो हम जानते हैं कि स्टेट की अपनी खुद की बॉडी है, तो वो वहां पे जो है स्टेट पीएससी करेगा, लेकिन ज्वाइंट रिक्रूटमेंट की बात है तब यूपीएससी जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम कैसा है? इंटीग्रेटेड है, मींस सिंगल जुडिशियल हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है और फॉलोड बाय हाई कोर्ट। तो याद रखना है टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, और हमें इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखने के लिए मिलता है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे पास, और पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर सकता है कॉमन हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट के लिए। 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए पार्लियामेंट स्टैब्लिश करेगा कॉमन हाई कोर्ट, जैसे महाराष्ट्र और गोवा का, पंजाब और हरियाणा का। देन रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज, तो इमरजेंसीज के टाइम पे अगर रिलेशन देखें तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर है कि सेंटर यहाँ डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को किसी भी मैटर पे। देन प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट अज्यूम्स स्टेट गवर्नमेंट्स फंक्शन। तो स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन किसके पास आ जाता है? प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी में अगर देखें तो आर्टिकल 360, तो सेंटर जो है इन्फोर्स कर सकते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंक्लूडिंग सैलरी कट्स वगैरह, ठीक है, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है कि आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो 355 में कहा जा रहा है कि ये सेंटर की ड्यूटी है कि स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाए एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से। तो ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो है स्टेट में। देन गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये एक तरीके से सेंटर के एजेंट की तरह स्टेट में काम करते हैं। देन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है, और रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये बात याद रखना कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट तो गवर्नर ने किया लेकिन रिमूव किया प्रेसिडेंट ने। देन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस जैसे इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेटिंग सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, जैसे कि नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो अब इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कोऑपरेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पार्लियामेंट रिजॉल्व करेगा डिस्प्यूट इंटर स्टेट रिवर एंड वैलीज को लेकर के। देन प्रेसिडेंट स्टैब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। देन हमने देखा कि जो भी पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है सेंटर और स्टेट का, इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए नेशन वाइड। देन पार्लियामेंट जो है अपॉइंट कर सकती है किसी भी अपॉइंट एन अथॉरिटी फॉर इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है, तो अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं इंटर स्टेट ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, इंटर कोर्स के लिए, लेकिन अभी तक किसी को कोई भी अथॉरिटी ऐसा अपॉइंट नहीं किया गया है। देन ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, पार्लियामेंट क्रिएट कर सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज थ्रू अ राज्यसभा रेजोल्यूशन, ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विसेज को कंट्रोल किया जाता है सेंटर और स्टेट के द्वारा, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल रहता है सेंटर के पास। देन ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमने देखा। देन पीएससी, ठीक है, तो पीएससी के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करेगा गवर्नर लेकिन रिमूव करेगा प्रेसिडेंट। देन यूपीएससी का असिस्टेंस हमने देखा कि यूपीएससी जो है असिस्ट कर सकता है स्टेट्स को ज्वाइंट रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। देन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सर्विस हमने देखा। देन रिलेशन देखा कि इमरजेंसी के टाइम में किस तरीके से कोऑपरेशन हो रहा है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। देन हमने देखा आर्टिकल 355 कह रहा है कि ये सेंटर का ड्यूटी है कि स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से बचाना। देन गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। देन हमने कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस देखा कि ये सब जैसे नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये सब क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है।